तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई वो देखेंगे। तो इसके रीजंस, समटाइम इसको हम टेररिस्ट मूवमेंट बोल देते हैं, टेररिस्ट मूवमेंट। इसकी अब देखो, जब मॉडरेट्स फेल हो गए, उसके बाद एक्सट्रीमिज्म कांग्रेस के अंदर आ गया और एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो फैलने लग पड़ी। और स्वदेशी और बायकॉट जो मूवमेंट चली वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ही है। इसमें जो यूथ इन्वॉल्व हुआ बाद में, यूथ वो अब कुछ बड़ा चाहता था। उसको लगता था कि मॉडरेट कांग्रेस ही कुछ कर नहीं पाए हैं, अब हमें कुछ बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। और अब वो बदले की भावना से कह लो या अग्रेसिवनेस से कह लो, वो काम करना चाहते थे और ब्रिटिशर्स को फोर्स करना चाहते, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके लिए वो थोड़ा बहुत वायलेंस का सहारा भी ले सकते थे और एक्सट्रीम पॉलिसीज भी बना सकते थे, ताकि किसी तरह से हमें आज़ादी मिले या हमें जो हमारे मोटिव्स हैं वो पूरे हों। क्योंकि अब तक तो लीडरशिप फेल हुई थी और रेवोल्यूशन मूवमेंट भी उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं कर पाई, वो भी एंड पे दबा ली गई। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हम बुला नहीं सकते, उसका कंट्रीब्यूशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा है। अब सबसे पहले रेवोल्यूशनरी माना जाता है, हम बलवंत विष्णु फाड़के एक पर्सन है महाराष्ट्र में, इनसे ये शुरू होता है अराउंड 1899 के आसपास। इस ये ही वाज लाइक रॉबिन हुड, कि लैंडलॉर्ड्स को, करप्ट जमींदारों को लूट लिया और जो गरीब है उनको दे दिया, रॉबिन हुड पांडे टाइप। और इसके नाम का डंका मुंबई में बच पड़ा था। अंग्रेजी अफसर इसके नाम से बहुत डरते थे, कहते इसका आंतक था, फियर था। और काफी लंबी स्ट्रगल के पास ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज हैंग्ड, इसको फांसी दी गई थी। यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद लेकिन जब कांग्रेस का एक्सट्रीमिज्म की विचारधारा जो आई, उससे ये स्प्रेड हो गया, उससे ये स्प्रेड हो गया। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये कौन थे? ये एक बड़ा ही टैलेंटेड यूथ है, इसमें काफ़ी कई लोग एजुकेटेड भी हैं, बहुत काफ़ी। और दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर कंट्री। इनका मानना था कि हमें आज़ादी पानी है तो कुछ देना पड़ेगा, अपनी ही लाइफ की सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमें, अपनी लाइफ को, तभी आज़ादी मिलेगी, कुछ पाना तो खोना पड़ेगा। और इनके हाथ में गीता, गुरु ग्रंथ साहब या कुरान है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में गन है। और ये कभी भी मरने को तैयार है, कोई भी देश के लिए काम करने को तैयार। और ज़्यादातर इसमें यंग लोग हैं, 25, 18, 20 से 30, 35, 40 साल के लोग, इससे ऊपर नहीं है। इनका ये सोशलिज्म से भी इंस्पायर्ड है। और ये ज़्यादा इंस्पायर्ड तब हुए जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई। रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया को सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जो कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा पे आधारित था। उस विचारधारा से के बाद इनके काम करने के तरीके में फर्क आया। तो इनका नारा था, रशियन रेवोल्यूशन के बाद इनका नारा बदल गया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा जो था, ये रशियन रेवोल्यूशन के बाद हुआ और बड़ा फेमस भी हुआ। वैसे तो ये नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था पहली बार, लेकिन इसको स्प्रेड किया भगत सिंह ने। इस नारे को ज़्यादा यूज़ किया, स्प्रेड किया, वो भगत सिंह ने किया। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। इनकलाब का मतलब है क्रांति, रेवोल्यूशन। ये एक यूथ ऐसा भी था जो ये सोचता था कि हम सिर्फ अपनी फ्रीडम तक सीमित ना रहें, हम ये भी अभी से तैयार करें कि आफ्टर फ्रीडम हमारा कंट्री को चलाने का मॉडल क्या होगा। क्या हम, इनको लगता था कि सोशलिज्म ही हमारे कंट्री का एक मॉडल है जो चला सकता है। वैसे हम सोशलिस्ट कंट्री ही बने उसके बाद। और
इसके लिए ये काम करते थे। धीरे धीरे इन्होंने गन को यूज करना शुरू कर दिया, बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए, कईयों ने कॉन्स्पिरेसीज भी अंग्रेजों के खिलाफ की और ये आगे बढ़ने लग पड़े। रीजन ये है कि उस समय की नीतियों से सेटिस्फाइड नहीं थे ये, कांग्रेस की या मॉडरेट्स की या और भी, और उनको होप नज़र नहीं आ रही थी। 1905 से 1917 का पीरियड है ना, ये बड़ा ही होपलेस पीरियड है फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, क्योंकि मॉडरेट्स भी फेल हो चुके थे, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी भी फेल हो रही थी। तो फिर लोगों को लग रहा था, कुछ यूथ को, कि अभी एक रेवोल्यूशनरी गतिविधियां करनी पड़ेगी, वही नतीजा लेके आएगी, क्योंकि बोले लोग जो होते हैं ना, जिनको सुनता नहीं है उनको सुनाने के लिए बम धमाके करने पड़ते हैं, इनको ये सुनता था, समझ आ रहा था। तो पहले पहले इनका फर्स्ट फेज जो था, इसमें फर्स्ट फेज में इनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स लगी थी, इंडिविजुअल फोकस था, यानी सिंगल सिंगल बंदा अपने लेवल पे या एक एक दो दो तीन तीन लोग मिलके काम कर रहे थे, कोई संगठन या ग्रुप नहीं था। और शुरू शुरू में ये इट वाज नॉट ए वायलेंट, मास वायलेंट नहीं था इसमें, मास वायलेंट एक्टिविटीज नहीं इन्वॉल्व नहीं थी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज थी और एक्सट्रीम थी, लेकिन ज़्यादा वायलेंस इन्वॉल्व नहीं थी। हीरोइक एक्शंस इंडिविजुअली लिए जाते थे, जैसे मैंने बताया बलवंत विष्णु फाड़के, तो अगर वायलेंस थी भी तो इंडिविजुअल लेवल पे थी, मास में नहीं। दूसरा, जब इसका फेस आया कि जब इन्होंने टेरर का सहारा लिया, कि जो अंग्रेजी सरकार है इसके मन में डर डालो, रूलर जो है उनके मन में डर डालो, आंतक का डर डालो, तो ये डरेंगे और छोड़ के जाएंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि क्योंकि जब ये ऐसा कर पड़े तो लोग इनको टेररिस्ट बोलने लग पड़े, कि ये तो भाई आतंकवादी या मार देते हैं, मर्डरर्स हैं। तो फिर उन्हें तीसरी जो फेस आया, तीसरे फेस में इन्होंने अपने अपना ये लेबल चिपकाया होता जो टेररिज्म का, उसको लोगों से माइंड से डर को रिमूव किया, रिमूव ऑफ फियर फ्रॉम पीपल्स माइंड, ताकि लोग हमें सही समझे, लोग हमें गलत ना समझे। हम कोई मर्डर नहीं है कि हर चलते फिरते को मारते फिर रहे हैं, हमने अगर एक आधे को मारा है तो उसका बहुत बड़ा कारण है। चौथा था, जब रशियन रेवोल्यूशन हो जाती है 1917 में, तो रशियन रेवोल्यूशन से इनको प्रेरणा मिलती है और वहां से इनकलाब जिंदाबाद निकल के आता है, सोशलिज्म निकल के आता है, तो इनका नारा, इनके काम करने का तरीका बदल जाता है। ये चौथा फेज है जो आता है। और इसमें एक और था, आयरिश नेशनलिज्म। इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड के कंट्रोल में ही आयरलैंड था, आज भी इंग्लैंड के बिल्कुल पास में छोटा सा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है आयरलैंड, ये भी अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो आयरलैंड में एक बड़ी वायलेंट मूवमेंट चली थी, इसको आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, कई बार उसको होम रूल मूवमेंट भी बोलते हैं, आयरिश आयरलैंड होम रूल मूवमेंट। वहां उनको सफलता प्राप्त हुई, अंग्रेजों ने उनको आज़ादी दे दी थी। इसी मॉडल को रेवोल्यूशनरी जो हमारे भाई थे वो यहाँ पे इसको लागू करना चाहते हैं, कि वही मॉडल हम यहाँ अपनाए। तो रशियन रेवोल्यूशन और आयरलैंड से भी इंस्पायर्ड थे, आयरलैंड से कई लोग इंस्पायर्ड थे। आयरलैंड से में जो होम रूल मूवमेंट चली थी, उससे इंडिया में एनी बसंत भी इंस्पायर हुई। मद्रास में उन्होंने खुद अलग से होम रूल मूवमेंट चलाई, और बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल मूवमेंट चलाई, इन्होंने पुणे से चलाई, जो हम बाद में पढ़ेंगे। एक तरह से ये मूवमेंट चलाने का मतलब है कि यहाँ के यूथ, यहाँ के लोगों को इंस्पायर करना, ताकि वो होम रूल जैसी एक गतिविधि में पार्ट ले। ये चार फेसेस रहे, चार तरीके के, जिससे रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी वो बढ़नी शुरू हो गई। तो हम उस एक्टिविटीज की घटनाओं पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो 1879 में रमोसी पीजेंट फोर्स ने कुछ एक्टिविटीज की, जिसका मैंने नाम दिया था बलवंत विष्णु फाड़ने, वासुदेव बलवंत विष्णु फाड़के। इन्होंने एक आर्म्ड रिवोल्ट प्लान किया और कम्युनिकेशन लाइंस पे जो थी अंग्रेजों की तोड़ दी। बाद में ही वाज अरेस्टेड, मैंने बताया ही वाज हैंग्ड। 1890s में फिर बाल गंगाधर तिलक लाइमलाइट होते हैं, वो चर्चा में आते हैं। इन्होंने खुद तो वायलेंस कभी नहीं की, पर इन्होंने मिलिटेंट आइडियाज को
मिलिटेंट व्यूज का प्रचार किया, उनको प्रोपोगेट किया, यूथ के अंदर मिलिटेंसी के आइडियाज भरे, ताकि वो अंग्रेजों के सामने जाके कुछ बड़े एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। इनके दो जर्नल थे, एक था केसरी और एक था महारत्ता, न्यूज़पेपर थे जिसके चीफ एडिटर थे या पत्रिकाएं थी। इन्हीं के थ्रू, इसी दो पेपरों के थ्रू ये यूथ को प्रोपोगेट करते थे, इंस्टिगेट करते थे, ताकि वो वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, टेररिस्ट या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। इवन अगर कोई करता था ऐसी एक्टिविटी तो उसकी प्रशंसा का लेख भी ये लिखते थे। और महारत्ता शायद इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था पेपर। इन्हीं पेपरों के थ्रू ही इन्होंने शिवाजी और गणेश फेस्टिवल शुरू किए। ये फेस्टिवल बाद में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व थे उनका गढ़ बन गए, उनके लिए इंस्पिरेशन भी बन गए। गणपति फेस्टिवल, गणपति विसर्जन वगैरह जो था। पंजाब में लाला लाजपत राय थे, सेम यही काम पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे। इनके साथ आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के मैंने कल भी बताया था चाचा थे, भाई परमानंद, अंबा प्रसाद, सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद फलक, इन सब का ग्रुप ही था एक्चुअली, ये सारे ग्रुप ही थे। अजीत सिंह फॉरेन में चले गए कामकाज की तलाश में किसी कंट्री में, तो उन्होंने वहां से पत्र अपने घर पे लिखा कि हमारा बुरा हाल है, हमारे ऊपर थूका जाता है, पीपल लाइक टू स्पिट ऑन अस बिकॉज वी बिलोंग टू ए स्लेव कंट्री, हम गुलाम देश के लोग हैं इसलिए। तो हमें सबसे पहले अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पाना है तो आज़ादी प्राप्त करनी होगी। अजीत सिंह ने भारत माता और अंबा प्रसाद ने मिलकर एक भारत माता सोसाइटी भी बनाई थी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इनमें इन्वॉल्व थी। 1897 में दो भाई थे, चापेकर ब्रदर्स, उनके साथ था एक का नाम था दामोदर चापेकर, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने पूना पूना जो है, पूना आजकल पुणे बोलते हैं, पुणे के प्लेग ऑफिसर को, जिसको हम प्लेग कमिश्नर बोलते थे उस समय, ये मिस्टर रैंड, उसको मारा था, रैंड को मारा था, उसका मर्डर किया था रैंड का। तो दे बोथ मर्डर्ड रैंड हु वाज प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे, उस समय का पुना, और साथ में लेफ्टिनेंट आरएस का भी मर्डर किया था। एक्चुअली 1896-7 में गुजरात और बॉम्बे में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। प्लेग बड़ी डेंजरस डिजीज होती है, ये बहुत जल्दी फैलती है और इससे डेथ हो जाना, फैटल डिजीज है, डेथ हफ्ते 10 दिन में हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं था तब। इवन आज भी प्लेग से बचना मुश्किल है इतनी, अब तो आजकल हम होती नहीं है, हमने कंट्रोल कर लिया है। तो प्लेग बड़ी फैटल जानलेवा बीमारी है। आज भी अगर पुरानी मूवीज देखोगे आज़ादी के बाद की भी, तो आपको प्लेग जैसे कोई इंसिडेंट मिल जाएंगे जिससे लोग मरते थे। जब प्लेग फैलती है तो बहुत बुरे से फैलती है। कोविड में तो हमें घरों में बंद किया गया ना, कब सब सिर्फ, प्लेग में तो घरों से बाहर निकाल के शहर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह ऐसे कीटाणु फैल जाते हैं। वो एक बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज है। लोग गांव घर छोड़ के भाग जाते थे कई कई महीने, और जब प्लेग ठीक होती थी तो वापस आते थे। और इस प्लेग में 3 लाख से ज्यादा लोग इंडिया मरे थे। मेनली प्लेग की बीमारी रोडेंट से फैलती, चूहों से, रैट से। रैट्स अगर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से ये फैलती है। तो चाइना से हमारा जो व्यापार होता था, चाइना का, इंडिया, ब्रिटेन और चाइना आपस में व्यापार करते थे। तो इंडिया से भी कुछ चीज़ें चाइना में भेजी जाती है, चाइना में इनका ही राज था। तो ओपियम का ट्रेड करता है ये, ओपियम का, अफीम का। इंडिया में अफीम उगा के इलीगली अंग्रेज चाइना में बेचते थे, और वो शिप के थ्रू, बॉम्बे और सूरत के पोर्ट्स के थ्रू
चाइना भेजी जाती थी। रैट्स आमतौर पे शिप्स पे पाए जाते हैं, और ओपियम हो तो रैट्स और ज़्यादा हो जाते हैं। ओपियम रैट्स को बड़ी पसंद होती है। तो जब वहाँ चूहे मर गए कुछ चाइना में रैट्स में, तो वो वाले चूहे जो रैट्स में थे, वो जब शिप खाली किया तो गुजरात में और बॉम्बे में खाली कर दिए गए। उस समय गुजरात नहीं था, बॉम्बे ही पूरा नाम था। महाराष्ट्र, गुजरात, आजकल का गुजरात, महाराष्ट्र और सिंध, तीनों को मिला के बॉम्बे बोलते, तब बॉम्बे बोलते थे। तो कराची पोर्ट पे, बॉम्बे पोर्ट पे उतर जाते थे। उन चूहों से ये प्लेग की बीमारी फैल गई और लाखों लोग घरों के अंदर मरे। गांव गांव में डेड बॉडीज थी, लोग सड़कों पे मरे पड़े थे। ऐसा हालात था, कई गांव में तो डेड बॉडीज सड़कों पे पड़ी होती थी। तो उस समय रैंड को, जहाँ क्योंकि पुणे में ज़्यादा फैली थी ये, तो रैंड को पुणे का प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया कि इस बीमारी को टैकल किया जाए और जो गांव है वो खाली कराई जाए जहाँ पे ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन है। इसको भेजा गया। तो लोग घरों में मरे पड़े थे, कुछ जिंदा भी थे। इसने उन घरों को खाली कराने की बजाय या उनको रिलीफ पहुंचाने की बजाय कई जगह पे क्या कर दिया, गांव के गांव जो थे, 2-3 विलेजेस जो थे, वहां पे आग लगा दी, फायर लगा दिया। दे सेट ऑन दीज सेट ऑन फायर, और जिंदा लोग इसमें जल के मर गए बहुत सारे। इसके लिए महाराष्ट्र में स्पेशली, यानी गुजरात बॉम्बे में, गुजरात बॉम्बे में रैंड के प्रति एक एंगर, एक गुस्सा जो था, एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में भर गई थी। और चापेकर ब्रदर ने इसका बदला लिया और 1897 में कुछ महीनों बाद ही रैंड और आयरस्ट को मार दिया, जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। 1899 में एक बॉडी बनती है, एक संगठन बनता है, मित्र मेला। मित्र मेला, मित्रों का मेला। ये मित्र मेला संगठन बनाया था सावरकर ब्रदर ने। ये दो भाई हैं, एक है बड़े भाई गणेश सावरकर और एक है वीडी, वीर दामोदर सावरकर, जिनका नाम उन्हें आम सुना होगा। अगर मैं ये कहूं कि वीडी सावरकर अब तक के सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी है और सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के पितामह, फादर है, तो गलत नहीं है। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो हैं वीडी सावरकर से इंस्पायर्ड रहे हैं हमेशा ही। इनको देख के बड़े सारे लोग बड़े हुए हैं और इनको इंस्पिरेशन मान के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हैं। हाँ, हमें थोड़ा ज़्यादा पता है भगत सिंह सुखदेव के बारे में, हमें ज़्यादा बताया वो गया है, लेकिन ये उससे भी पहले की बातें हैं। इनको देख के तो वो बड़े हुए थे, इनकी एक्टिविटीज बहुत बड़ी थी। इन दोनों भाइयों को ने एक संगठन बनाया था, मित्र मेला। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन परमिट नहीं थी। मित्र मेला का मतलब है जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वाले लोग हैं, जितने भी रेवोल्यूशनरी संगठन हैं, उनके लिए एक मित्र मेला होता था। एक फंक्शन कह लो, एक गेट टुगेदर होती थी कई के दिन की। वहाँ छुप के ये मिलते थे और फिर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, आदान प्रदान करते थे, अपने आइडियाज बताते थे कि हम इंडिविजुअली काम ना करें, हम मिलकर एक संगठित होकर काम करें। इसको मित्र मेला बोलते हैं। ऐसी एक और समिति बनी थी, अनुशीलन समिति भी ऐसी थी, अनुशीलन समिति। विनोद सावरकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विनोद सावरकर को 1000 रुपए की उन दोनों में स्कॉलरशिप मिली थी लंदन में पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में। एक बहुत बड़े गुजराती रेवोल्यूशनरी रहे हैं, उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सॉरी, मैं नाम भूल गया हूँ। श्यामजी वर्मा, श्यामजी वर्मा। ये गुजराती थे और बहुत ही एमिनेंट लॉयर थे इंग्लैंड में, लंदन में। इन्होंने इंग्लैंड में ये हर साल 5 इंडिया के स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पे स्कॉलरशिप दे के पढ़ने के लिए बुलाते थे। ये 1000 रुपये देते थे पर स्टूडेंट, 5000 रुपये साल का हो गया। 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है और हर साल
वो इंग्लैंड में पढ़ेंगे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो वीडी सावरकर इसके फेवरेट स्टूडेंट थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा के। श्यामजी कृष्ण वर्मा बोलते हैं इनको। और इनको 1000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली और ये पढ़ने गए लंदन। और स्टूडेंट से एक भी पैसा नहीं लिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना, खाना पीना, रहना बहुत महंगा था, उनका बुरा हाल हो जाता था। और इंग्लैंड के लोग उनको, इंडियंस को तंग, स्टूडेंट्स को तंग बहुत करते थे। आज भी हमारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ने जा रहे हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, पर आज के मुकाबले उस समय बहुत ज़्यादा आती थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनका बीड़ा उठाया था कि मैं हर साल 5 बच्चों को पढ़ाऊंगा अपने पैसे से। तो वीडी सावरकर को भी 1904-5 में वीज़ा मिल गया और वो चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहाँ पे एक इंडिया हाउस बनाया हुआ था। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस में इंडियन बच्चे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा बुलाते थे, या कोई और भी पढ़ने आते थे, कोई भी जो अपने आप भी आए, उनके लिए उनका रेसिडेंस था वो, यानी एक हॉस्टल था जिसमें बच्चे जाके रहते थे। वहाँ पे पढ़ने के लिए किताबें, लाइब्रेरी, बैठने की सुविधा, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, कुक होता था वहाँ पे, और वो अपना बैठ के सिर्फ पढ़ें, इसकी सुविधा दी गई थी। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ही मेंटेन करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा वीडी सावरकर को जब वहाँ लेके गए तो वहाँ उनकी चर्चा होती थी। तो वीडी सावरकर फिर इंडिया जब एक बार आ रहे थे, तो इंडिया हाउस के कुक थे, उसके हाथ इन्होंने हथियार भेज दिए थे इंडिया में, वेपन्स, जो कि मुंबई में पकड़े गए थे उतरते ही। फिर इन पे शक हो गया, और एक बार जब वीडी सावरकर इंडिया आ रहे थे तो इनको पकड़ लिया अंग्रेजी सरकार ने। ये भाग गए शिप से, लेकिन इनको फिर फ्रेंच पुलिस ने पकड़ लिया। फिर अंग्रेजों ने फ्रांस में इनको डिपोर्ट करने के लिए डिपोर्टेशन ट्रायल चलाया। डिपोर्टेशन ट्रायल होता है दूसरे देश से किसी बंदे को कोर्ट के थ्रू अपने कंट्री में डिपोर्ट करवाना। इंडिया में पहले इंडियन पे डिपोर्टेशन ट्रायल चला, वो वीडी सावरकर पे चला। इनको लेके आए, पहले फ्रांस ने 1-2 साल की सजा दी तो वो काटी, फिर इसको इंग्लैंड लेके गए। इंडिया में फिर इसको रखा गया जेल में, अंडमान निकोबार आइलैंड में 35 साल से ज्यादा प्लस, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 50 साल इनको जेल में रखा गया। बाद में इंडिया आए, बीच में छोड़ दिए गए थे, इंडिया फिर पकड़ लिया गया था दोबारा। बीच में 1918-20 के आसपास इनको छोड़ा गया, और 1930-35 के आसपास इनको फिर पकड़ा गया। इन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया था, अराउंड 1925 के आसपास बनी थी, जो हिंदू इंटरेस्ट के लिए काम करती थी। इस तरह से वीडी सावरकर जो थे, हिंदू सभा गठन किया 1922-23 के आसपास। और जब ये जेल में भी रहे तो वहीं से ये उस वक्त भी काफी दिनों तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने रहे। तो ये दोनों भाई, गणेश सावरकर, वीडी सावरकर का बहुत बड़ा नाम माना जाता है। इनको बड़ी टफ काले पानी की सजा में दी गई थी अंडमान निकोबार आइलैंड में। और 1957 में इनको कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के 10 साल बाद रिलीज किया था, क्योंकि इनका नाम आ गया था, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि गांधी जी की हत्या का इल्ज़ाम भी इन पे आया था। हालांकि उस वक्त ये जेल में थे, कि जेल में बैठ के इन्होंने इंस्टिगेट किया है, और वो साबित नहीं हो पाए, और आज मैं मानता हूँ कि वो गलत ही थे। और 1957 में फिर इनको रिलीज किया गया, और 1966 में ओल्ड एज में फिर इनकी डेथ हुई है, और अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ये जेल में बिताते रहे हैं।
श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल था इंडियन सोशलिस्ट, जिसमें उन्हें विचारधारा छापते थे। और वीडी सावरकर ने ही, जब ये इंग्लैंड में थे, 1857 की जो हमारा रिवोल्ट था, वीडी सावरकर ने पहली बार इसको बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आज़ादी की पहली लड़ाई इन्होंने डिक्लेयर किया 1857 के विद्रोह को। 1902 में एक और रेवोल्यूशनरी ग्रुप आ गया, जिसने मिदनापुर ग्रुप बोलते हैं इसको। तो मिदनापुर आजकल बांग्लादेश में है। इसके हेड थे ज्ञानेंद्र नाथ बासु। इन्होंने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की थी 1902 में। मिदनापुर बांग्लादेश में है, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप आ गया था, बड़ा फेमस हुआ था। ज्ञानेंद्र नाथ बोस जो थे, इसके हेड थे। बसु। उन्हीं दोनों एक और अनुशीलन समिति बनी थी, अनुशीलन, जो बनाई थी प्रमुथा मित्र और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने, वरिंदर कुमार घोष। ये वरिंदर कुमार घोष और रविंद्र घोष के छोटे भाई, जो अनुशीलन समिति में यूथ को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको मोरल ट्रेनिंग दी जाती थी, और उनको मेंटली स्ट्रांग किया जाता था ताकि वो ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। 1904 में मित्र मेला और एक और थी सोसाइटी, अभिनव भारत, दोनों मर्ज कर दिया। अभिनव भारत सोसाइटी भी वीडी सावरकर की थी, इनको मर्ज कर दिया गया। और उन दोनों इटली में एक सोसाइटी बनी थी, जो इटली की यूनिफिकेशन के लिए उससे कई साल पहले मैजरी ने बनाई थी, यूनिफिकेशन इटली के लिए। इसका नाम था यंग इटली के पैटर्न पे ही इन्होंने मित्र मेला और ये सब बनाई थी, और बाद में मर्ज कर दी उसी पैटर्न पे। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, जिसको इंडिया हाउस बोलते हैं, मैंने लंदन में, जिसमें हमारे स्टूडेंट जाके रहा करते थे, वो बनाया। और वो लाला हरदयाल भी इसके मेंबर थे, सावरकर भी इसके मेंबर थे, तो वहाँ रहा करते थे। बड़ी रेडिकल थी। अंग्रेजी सरकार को इंडिया हाउस पे शक रहता था, इसे कई बार स्टूडेंट गिरफ्तार कर लेते थे, उनको तंग करते थे आमतौर पे। इसी तरह 1906 में एक और अनुशीलन ग्रुप बनता है, जो वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने बनाया। वरिंदर कुमार घोष अरविंदो घोष के छोटे भाई, भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंदा के छोटे भाई, जो दोनों रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। और इन्होंने फिर एक पेपर चलाया था, युगांतर, वीकली पेपर था युगांतर, बड़ा फेमस था। युगांतर की पहली लाइन ही होती थी कि फिरंगियों को भगाना है, लीव फिरंगी लाइफ एंड फिरंगी। लोगों को इंस्पायर करते थे कि अंग्रेजी जीवन जीना छोड़ो और अंग्रेजों को बाहर निकालो यहाँ से। इसके और मेंबर थे हेमचंद्र कनगू, जो बाद में अब्रॉड गए थे, मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेके आए, बम बम बनाने सीख के आए थे वहां से। इस तरह वेस्ट बंगाल में के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वेस्ट बंगाल के थे, उनको युगांतर ग्रुप ने मारा भी था। गवर्नर का नाम था फुलर। और एक 1908 में फिर दो लोग और हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस।
बड़ी छोटी उम्र के दो बच्चे थे। इन्होंने किंग्सफोर्ड थे एक, जो कि मैजिस्ट्रेट्स के मुजफ्फरनगर के, उनको मारने की कोशिश की थी, उन पे बम फेंका था। ये अरबिंदो घोष और वरिंदर कुमार दत्त इनका ग्रुप था। इसको कई बार अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। तो मुजफ्फरनगर के जो जज थे किंग्सफोर्ड या रेवोल्यूशनरीज को बड़ी टफ पनिशमेंट दिया करते थे, बड़ा हार्ड इनको मारा करते थे, तंग किया करते थे। तो लोगों में गुस्सा था रेवोल्यूशनरीज के मन में। तो ये दो नए मेंबर बने थे, 15-16 साल के बच्चे, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, की हमें मौका दो, हमें भी कुछ करना है। तो इनको बोला तुम किंग्सफोर्ड की रेकी कर लो, उनकी जासूसी करो, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। तो ये फिर मुजफ्फरनगर बिहार में गए और वहाँ उसकी रेकी की, इतने बजे जाता है। तब उन दिनों ये बग्गियाँ होती थी, बग्गियाँ, चेयर पर गाड़ी, बग्गियाँ होती थी जजेस के लिए। जज था वहाँ का, मैजिस्ट्रेट था। तो कई घोड़े बग्गी को खींचते थे, अंदर बैठता था वो, इतने बजे जज साहब आ गए, इतने बजे चले गए। आजकल जैसे गाड़ियाँ, तब बग्गियाँ थी, बड़ी रॉयल बग्गियाँ, दरबान खोल के बाहर निकालता है, वो बैठते हैं, बड़ी अच्छी। इन्होंने कई दिन रेकी की भी, इतने बजे 9 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है। तब उनको मारने की जिम्मेदारी ली, जिद करके आए थे कि हम करके दिखाएंगे। तो 5 बजे शाम को वो बाहर निकलता था। तो एक दिन जब इन्होंने मारने का, उसको बम फेंकने का प्लान बनाया, तो उस दिन वो 5 बजे बाहर नहीं आया, लेट हो गया, क्योंकि किंग्सफोर्ड डिफरेंट टाइप की जज थे। अगर केस की सुनवाई चल रही है तो 5 बज जाए, 6 बज जाए, 7 बज जाए, वो उसने चलाते ही जानी है और फैसला कर देना है। उस दिन कोई केस चल रहा था, वो लंबा चला गया। तो उसने अपनी कुछ वाइफ और बच्चों को, जो उसके साथ ही थे, इंग्लिश वुमेन, लेडीज, उनको घर भेज दिया कि बग्गी पहले आपको घर छोड़ाएगी। तो इन्होंने उस पर बम फेंक दिया गलती पे, वो वुमेन मर गई, उसमें घायल हो गई, और किंग्सफोर्ड बच गए। इसको हम अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या मुजफ्फराबाद कॉन्स्पिरेसी केस, ऐसे कुछ नामों से चलते हैं। प्रफुल्ल चाकी तो दोनों भाग गए, ये खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली रेलवे स्टेशन के पास ही, पकड़ने से पहले अंग्रेजी पुलिस के। खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन में पकड़े गए, और बाद में खुदीराम को फांसी दी गई, जो कि सबसे छोटी उम्र के रेवोल्यूशनरी हैं फांसी पे चढ़ने वाले। हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना पूछिए कुसुम। जी सर। सर इसमें ये जो 1906 की थी, ये मूवमेंट का नाम क्या था सर? कौन सी मूवमेंट कह रहे हैं आप? अनुशीलन ग्रुप? ये वीरे- ये वीरेंद्र कुमार घोष एंड इन्होंने ग्रुप प्रफुल्ल बनाया था, कुमार एक अनुशीलन ग्रुप बनाया था इन्होंने, हम्म, और एक पेपर चलाया था युगांतर। इनको भी कई बार युगांतर बोलते थे, युगांतर ग्रुप बोलते हैं। इनका एक आश्रम भी था जिसको युगांतरम आश्रम बोलते थे। तो वरिंदर घोष और भूपेंद्र कुमार नाथ दत्त थे दोनों इसमें इन्वॉल्व। विपेंद्र कुमार दत्त। हाँ, भूपेंद्र नाथ दत्त, वरिंदर कुमार घोष, साथ में थे हेमचंद्र कनगू। हम्म, तो इन्होंने ही एक तरह से फुलर को भी मारा था, वेस्ट बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मारने की कोशिश की थी उसको। ओके सर। अरविंदो घोष और वरिंदर कुमार घोष दोनों भाई थे। वो भी, ये जो किंग्सफोर्ड को मारना था, इसको पूरे केस को बोलते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इन सब के केस चला था, और बाद में अरविंदो घोष को इस केस में सजा भी हुई थी। अरविंदो घोष को, अरविंदो घोष भी कई साल जेल में रहे इस केस में। इनका जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था, मैंने कल बताया था। इनकी डेथ भी 15 अगस्त 1950 को हुई है। ये 1935 के आसपास जेल से छूट गए थे। 1908-10 में इनको सजा हुई थी, लेकिन जब छूटे तब तक जेल के अंदर 20 साल रहने के बाद एसेटिज्म इनके ऊपर हावी हो चुका था। ये साधु बन चुके थे, स्पिरिचुअल माइंड बन चुका था। तो इन्होंने जेल से छूटने के बाद पौंडीचेरी में अपना आश्रम बनाया, उसको बोलते हैं औरोविल्ले। तो काफ़ी इनके फॉलोअर्स हैं, औरोविल्लो आज भी चलता है। इनके अपनी कुछ आइडियाज़ हैं। इनकी एक डिवाइन लाइफ करके इनकी एक किताब भी आई है। इन्होंने लिखा था, बोला था एक बार कि रिलीजन एंड नेशनलिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको कंपेयर किया था, जो सेम ही है। मतलब आपका धर्म जो है वो नेशनलिज्म होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, और कोई धर्म होना नहीं चाहिए। इन्होंने एक बार बोला। डिवाइन लैम्प, डिवाइन लाइफ, इनकी चर्चा की दो हैं। एक जर्नल है एक इनका, एक इनकी किताब है। इनको बचाने के लिए एक CR दास नाम के बहुत बड़े लॉयर रहे हैं, और जो कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं। CR दास को हम प्यार से कई बार देश बंधु बोलते हैं। CR दास ने अपना जो घर था, हाउस,
वो बेच दिया अरविंदो घोष को बचाने के लिए इनके केस को, किराए पे घर पे चले गए थे। तो ये सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा 1909 में मदन लाल धिंगड़ा एक अमृतसर के थे, पंजाब के, ये पंजाबी, इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट थे, ऑफिसर थे, कर्जन वाइली, लंदन में, उसको मारा था। ये भी बड़ा टफ पनिशमेंट देता था, इंडियंस को तंग करता रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के, उनको मारा गया। इसके अलावा एक लेडी का नाम आता है मैडम भीकाजी कामा, और इनके साथ में एक पंजाबी थे सरदार सिंह राणा। सरदार सिंह राणा ये फॉरेन सेपरेशन चलाते थे पेरिस से, बर्लिन, पेरिस, जिनेवा से काम करते रहे हैं, और अपने जर्नल भी निकाला था इन्होंने। मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम, वंदे मातरम कईयों का है, एनी बसंत का भी था, बिपिन चंद्र पाल का भी था, इनका भी था। सरदार सिंह राणा, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में बर्लिन से तिरंगा झंडा फहराया था पहली बार वहाँ पे। हाँ, बस उसमें उस झंडे में ग्रीन की जगह ब्लू कलर था, वो उनकी उनकी अपनी सोच थी। हालांकि बाद में हमने जो झंडा चुना वो उससे मिलता ही था। तो बाकी कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है, कल करते हैं दोबारा फिर।